26 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 498A के एक मामले में पति और उसके परिवार वालों को दोष मुक्त करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अगर मैं ये कहूं कि 498A के मिसयूज दुरुपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की यह सबसे बड़ी टिप्पणी है तो गलत नहीं होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा 498A के मिसयूज के संबंध में समय समय पर लैंडमार्क जजमेंट दिए जाते हैं। मैं भी उन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों में वीडियो लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं। आज जिस फैसले पे बात करने जा रहा हूं, यह 13 मई 2025 को डिलीवर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, इस मामले के फैक्ट क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले का फैसला देते हुए जो बहुत बड़ी जो टिप्पणी की गई है वो क्या की गई है, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। यह जो मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 1999 यानी 1999 में इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद नॉर्मल जिस तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं पत्नी के द्वारा कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा मेरे साथ दहेज की मांग की जाती है और दहेज की मांग को लेकर के मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इसी तरीके के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लखनऊ का मामला था। लखनऊ की जो ट्रायल कोर्ट थी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट, वह दोष सिद्ध कर देती है, यानी कि ससुराल वालों को सजा कर देती है। उस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल अपील को भी सेशन कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। क्रिमिनल अपील के उस डिसमिसल ऑर्डर को और मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन ऑर्डर को, दोनों को रिवीजन के जरिए लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है उसके सामने चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा भी ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के जजमेंट को कंफर्म कर दिया जाता है और क्रिमिनल डिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है। अब इन सारे आदेशों को, हाई कोर्ट का जो क्रिमिनल डिवीजन डिसमिसल ऑर्डर था और जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया था, अपील सेशन कोर्ट ने जो रिजेक्ट की थी, इन सारी बातों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी क्रिमिनल दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि एसएलपी में किस तरीके की बातें होती हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए किस तरीके का आदेश दिया जाता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्ति जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ के द्वारा की जा रही थी। 13 मई 25 को अभी इसमें जजमेंट आया। यह मामला था राजेश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 2353 और 2354/2019। दो क्रिमिनल एसएलपी को एक साथ सुना गया था, 2353 और 2354/2019। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि क्रूरता, आपको पता है कि 498A में जो अब 498A के स्थान पर बीएनएस की धारा 85 हो गई है, क्रूरता शब्द कहा गया है कि अगर पत्नी के साथ पति और उसके परिवार वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि क्रूरता शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूर दुरुपयोग किया गया। हाँ दोस्तों, क्रूर दुरुपयोग, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और कहा गया कि इसे बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। समझ लीजिए कि अगर स्पेसिफिक घटना नहीं है, मैं लगातार वीडियोज में ये बात बताता हूं कि किस तारीख को किसके द्वारा किस तरीके से टॉर्चर किया गया, स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हालांकि पहले भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट में कहा जा चुका है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती हैं। शिकायतकर्ता के संस्करण की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा बिना ठोस सबूत के, हाँ दोस्तों, पत्नी
और पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के मामले के क्रूर दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और चेतावनी देते हुए बातें कही गई। आगे दोस्तों कहा गया, जस्टिस शर्मा ने अपना अलग फैसला लिखा। उन्होंने लिखा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं। कई फैसलों में यह बात कैटेगोरिकली कही जा रही है, बहुविकल्पीय हैं, इनमें कोई विशिष्टता नहीं है, कोई तारीख, समय या स्वतंत्र गवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस का हवाला दिया। दारा लक्ष्मी नारायण पे मैंने अभी कुछ ही समय पहले वीडियो बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें कहा गया था कि पति के परिवार वालों को, दूर दराज के रिश्तेदारों को, उनके खिलाफ क्रूरता के मामले दर्ज कराने की जो प्रवृत्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। इसमें पाया कि इस तरह का दुरुपयोग न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है, बल्कि शिकायतकर्ता पत्नी के आरोपों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर संदेह पैदा करता है। ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। खंडपीठ ने कहा कि मामले के गुणदोष के बावजूद हम इस बात से व्यथित हैं, कितनी गंभीर टिप्पणी की, कि हम इस बात से व्यथित हैं कि किस तरह से 498 ए आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत अपराधों को शिकायतकर्ता पत्नियां दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगा रही हैं। ये दुराशे के साथ लगाया जा रहा है और पति और उसके घर वालों को फंसाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज माता पिता के साथ साथ दूर दराज के अलग रहने वाले रिश्तेदार, विवाहित बहनें शामिल हैं, जिन्हें वैवाहिक मामलों में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में बनाया गया था आरोपी। मैं अक्सर कहता हूं कि जिन बहनों की शादी हो चुकी है, जो भाई अलग रह रहे हैं, उन सभी को पार्टी बना दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जिन्होंने घटनाएं नहीं होती, लोगों के द्वारा टॉर्चर नहीं किया जाता, निश्चित रूप से किया जाता है, लेकिन मिसयूज वाले मामले भी देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है और एक सुरक्षात्मक कानून के उद्देश्य को ही नष्ट कर देती है। 498 क्या है? महिलाओं को टॉर्चर से बचाने का एक सुरक्षा कवच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सुरक्षा कवच के उद्देश्य को नष्ट कर देते हैं इस तरीके के मिसयूज वाले जो मामले होते हैं। अदालत ने आखिरी टिप्पणी की कि हम आपराधिक शिकायत में छूटी हुई बारीकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो राज्य की आपराधिक मशीनरी को लागू करने का आधार है। जैसा भी हो, हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता का विवाह पहले भंग हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि तलाक इस मामले में पहले हो चुका है, तलाक अंतिम रूप ले चुका है तलाक का आदेश, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आगे कोई भी मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा। एसएलपी एक्सेप्ट कर ली जाती है, एसएलपी की मंजूरी दे दी जाती है दोस्तों, और रिहा कर दिया जाता है। तो 26 साल पुराने दहेज उत्पीड़न के केस में सबूत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने सजा की, सेशन कोर्ट ने सजा की, हाई कोर्ट ने सजा को कंफर्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को निरस्त कर दिया। तो यह थी दोस्तों महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।